नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए, जिस भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो में समान विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपकी आगामी सीटेट, टेट या जिस भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिसमें से जनरल साइंस आता है। ये 30 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी नियॉन। तो निम्न में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस बताना है साथियों। तो हीलियम तो नहीं होती है, ये तो एक अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन भी नहीं है और नियॉन भी, ये भी क्या है, एक अक्रियशील गैस है। लेकिन जो आपकी मीथेन है, ये क्या है साथियों? एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस में ये क्या होती है, कई गैसों का समूह होता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित करती है ग्रीन हाउस गैस में, और मीथेन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ये सारी गैसेस होती हैं जो आपकी ग्रीन हाउस गैस में होती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्न में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है, तो आपका ऑप्शन बी मीथेन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 2। मनुष्य में यकृत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए रक्त का शुद्धिकरण, ऑप्शन बी हार्मोन बनाना, ऑप्शन सी पाचन एंजाइम बनाना और ऑप्शन डी ऑक्सीजन परिवहन। तो मनुष्य में यकृत का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो मनुष्य में यकृत जो करता है वो क्या करता है साथियों? वो रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। पाचन एंजाइम बनाना, ये तो पैनक्रियास का काम होता है। अग्नाशय का ऑक्सीजन परिवहन, हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। हार्मोन तो कई जगह से रिलीज होते हैं, लेकिन जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो आपका यकृत करता है और किडनी करती हैं। तो यहाँ पे यकृत के बारे में पूछा गया है। तो मनुष्य में यकृत का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3। वस्तु का भार किस कारण बदल सकता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान में वृद्धि, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन, ऑप्शन सी तापमान में वृद्धि और ऑप्शन डी घनत्व में वृद्धि। तो वस्तु का भार किस कारण बदल सकता है, ये आपको बताना है। तो किस कारण से बदल सकता है साथियों? तो जब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण मान है वो पृथ्वी के कई हिस्सों में अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से क्या होता है, वस्तु का भार भी परिवर्तित होता रहता है। जैसे ध्रुवों पर क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर अधिक होता है। तो यानी वस्तु का भार किस कारण बदल सकता है? तो यानी गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4। रक्त का कौन सा घटक थक्के यानी क्लॉट बनने में सहायक है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। तो रक्त का कौन सा घटक थक्के बनने में सहायक होता है? तो साथियों कौन होता है? प्लेटलेट्स। यानी जब कहते हैं नहीं कि जब डेंगू बुखार आता है तो प्लेटलेट्स सी डाउन हो जाती है, तो यानी रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो रक्त है वो उभार आता है, शरीर में उभार दिखने लगता है कि रक्त आपको दिखाई देने लगता है, स्किन के ऊपर स्किन पर आने लगता है। तो क्या हो जाता है, थक्का होता है, वो क्लॉट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं इस वजह से। इसका सही जवाब हो जाए रक्त का कौन सा घटक थक्के बनने में सहायक है? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, प्लेटलेट्स। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 5। किस प्रक्रिया के कारण पत्तियों के निचले भाग में स्थित जो रंध्र है वो जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी उत्सर्जन और ऑप्शन सी संवहन और ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। तो किस प्रक्रिया के कारण पत्तियों के निचले भाग में रंध्र यानी स्टोमेटा जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं? तो कैसे करते हैं? तो किस क्रिया में साथियों? तो ये होती है वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण पत्तियों के निचले भाग में स्थित रंध्र जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका अभ्यास निरंतर जारी रहे और आप अपने आगामी एग्जाम्स में 100% सफलता प्राप्त कर सकें। तो साथियों शुरू करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6। डीएनए प्रतिकृति के दौरान किस एंजाइम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो डीएनए प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशंस के दौरान किस एंजाइम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है साथियों? ऑप्शन ए लिगेज, ऑप्शन बी हेलिकेज, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी ट्रांसफरेज। तो डीएनए प्रतिकृति के दौरान किस एंजाइम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो साथियों किसकी होती है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपको सही जवाब हो जाएगा, हेलिकेज। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 7।
हृदय की धड़कन का नियंत्रण किस भाग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन सी पॉन्स, ऑप्शन डी थैलेमस। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो साथियों किस भाग द्वारा किया जाता है? तो ये होता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो क्या करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। और ये कहाँ पे होता है साथियों? ये जो आपका मस्तिष्क होता है और जो रीढ़ की हड्डी जहाँ पे जॉइंट होती हैं, मिलती हैं, वहीं पे ये मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ये क्या कार्य करता है? हृदय की धड़कन, जो अनैच्छिक क्रियाएं होते हैं उनको नियंत्रित करता है, जिन पे मनुष्य का कंट्रोल नहीं होता। तो जैसे हृदय की धड़कन हो गई, खांसी आना, छींक आना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण किस भाग द्वारा होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8। किस प्रकार की ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया में पदार्थ के कण विस्थापित नहीं होते हैं? ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी विकिरण और ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो किस प्रक्रिया की ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया में पदार्थ के कण विस्थापित नहीं होते, यानी कण एक दूसरे को आगे ट्रांसफर, हीट को ट्रांसफर, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करते, क्योंकि उनमें आपस में एक जगह कण होते ही नहीं। तो संवहन में तो होते हैं, चालन में भी होते हैं, वाष्पीकरण तो एक अलग प्रक्रिया हो गई। लेकिन विकिरण जो होती है उसमें क्या होते हैं, कण एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं होते, वो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करते। वो कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द्वारा चलते हैं। तो किस प्रकार की ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया में पदार्थ के कण विस्थापित नहीं होते हैं? तो किस प्रक्रिया में? तो साथियों आपकी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? विकिरण प्रक्रिया। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। निम्न में कौन सी धातु प्रबल अभिक्रियाशीलता के कारण मिट्टी के तेल में संग्रहित की जाती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी जिंक। तो निम्न में कौन सी धातु जो प्रबल अभिक्रियाशीलता के कारण, ये बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, यानी कि नमी तक में भी ये आग लग जाती है और जल में तो पड़ने पर तो बहुत ज़्यादा तेज़ धमाके के साथ जलती है। तो कौन सी धातु है साथियों? ये है आपकी सोडियम। तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि ये अभिक्रिया ना कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब सोडियम। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय यानी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क प्रत्यांस्था, ऑप्शन बी सेरिब्लम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय यानी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रित करता है? तो साथियों ये होता है आपका सेरिब्लम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा सेरिब्लम। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा उत्पादन मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए एनारोबिक श्वसन, ऑप्शन बी एरोबिक श्वसन, ऑप्शन सी किण्वन और ऑप्शन डी अपघटन। तो मनुष्य के शरीर में ऊर्जा उत्पादन मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो साथियों क्योंकि मनुष्य के शरीर को क्या जरूरत होती है श्वसन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन क्रिया होती है उसे कहते हैं एरोबिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा एरोबिक। और एनारोबिक क्या करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं, क्योंकि जो एनारोबिक श्वसन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता, तो उसे एनारोबिक श्वसन कहते हैं, पेड़ पौधों में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है पौधों के लिए बारे में पूछता तो आप इसमें एनारोबिक करते हैं। यहाँ पे मनुष्य के बारे में किया क्योंकि मनुष्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा एरोबिक श्वसन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। पौधों में जल का ऊपर की ओर चढ़ना मुख्यतः किस प्रक्रिया के कारण होता है? ऑप्शन ए केशिकात्व, ऑप्शन बी जड़ दाब, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और ऑप्शन डी संवहन। तो पौधों में जल का ऊपर की ओर चढ़ना मुख्यतः किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो ये साथियों होता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की वजह से, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है तो क्या करते हैं, यानी कि जो जितनी भी नमी होती है पौधे की वो पत्तियों के द्वारा ऊपर जाती है, तो इसकी वजह से जो जड़ से पानी ऊपर यानी तनों में खिंचता हुआ ऊपर जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की वजह से जो जल है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। निम्न में कौन सा बल किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर बनाए रखता है? ऑप्शन ए अपकेंद्री बल, ऑप्शन बी वैद्युत बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल और ऑप्शन डी केंद्रीय बल। तो निम्न में कौन सा बल किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर बनाए रखता है? तो वो साथियों होता है आपका, कौन सा बल होता है साथियों? क्योंकि यहाँ पे वृत्तीय पथ के बारे में बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसे कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब केंद्रीय बल क्या होते हैं? ये आपके जो
जैसे अब केंद्रीय बल होता है, जैसे आप दूध या सॉरी मक्खन से मक्खन को भाते हैं, जिसको कहते हैं मथते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। विद्युत बल तो आपको जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चलता है, और गुरुत्व बल यानी जो पृथ्वी लगाती है, और केंद्रीय बल क्या होता है, जो वृत्तीय पथ पर जो भी कण है या पार्टिकल्स है मूव करता है, तो उसमें केंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइजोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्न में किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कांच, और ऑप्शन डी निर्वात। तो निम्न में किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी साथियों? वायु। वायु में तो मूवमेंट होगा, क्योंकि वायु में पार्टिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से ध्वनि की पार्टिकल्स मूव करेंगे। जल में करेंगे, क्योंकि उसमें भी द्रव होता है, उसमें भी, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं। निर्वात में तो ध्वनि बिल्कुल भी नहीं कैरी करती है। लेकिन कांच के जो पार्टिकल्स होते हैं ठोस पार्टिकल होते हैं, तो उसमें जो होगी वो सर्वाधिक करेगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, कांच। तो निम्न में किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक यहाँ पे बात की जा रही है, तो सर्वाधिक करेगी आपकी कांच में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, आपके एग्ज़ाम किस तरह से हैं? बिल्कुल ऐसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ख़राब भी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कमी रहेगी, मैं उसको और सुधार करने का और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। लेकिन बताइएगा ज़रूर, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगे लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ऑल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथियों, कई साथियों के कमेंट्स में आते हैं कि सर दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो बनाइए। तो साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशंस करते हैं, वो बाल मनोविज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सामाजिक अध्ययन हो, पर्यावरण अध्ययन हो, विज्ञान, सामान्य विज्ञान हो, सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आगे कुछ दिनों में मैथ्स का भी प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ, उसका भी प्रैक्टिस। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, अभ्यास जारी रखिए, अपनी बुक से पढ़ते रहिए और यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए, और अपना चेक करते रहिए अपना स्कोर, और वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी बताइएगा। तो आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 16। हम जो दूध दही बनाने के लिए जमाते हैं उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी संघनन, और ऑप्शन डी अपघटन। तो हम जो दूध दही बनाने के लिए जमाते हैं उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है साथियों? तो वो होती है किण्वन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा किण्वन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 17। कौन सी तरंगे बिना किसी माध्यम के भी यात्रा कर सकती हैं? ऑप्शन ए ध्वनि तरंगे, ऑप्शन बी प्रकाश तरंगे, ऑप्शन सी अनुदैर्घ्य तरंगे, और ऑप्शन डी दाब तरंगे। तो कौन सी तरंगे बिना किसी माध्यम के भी यात्रा कर सकती हैं? तो जाहिर सी बात है साथियों, कौन सी तरंगे हैं? वो है प्रकाश तरंगे, क्योंकि प्रकाश तरंगे जो चलती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तिरंगों यानी फोटान्स के माध्यम से चलती हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उनको माध्यम भी ना हो, निर्वात हो, तब भी ये प्रकाश तरंगे कैरी करती हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ऐसी तरंगे जो किसी माध्यम के बगैर भी चल सकती हैं, तो प्रकाश तरंगे हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 18। किस विटामिन की कमी से रक्त जमने में समस्या होती है? यानी जो ब्लड का क्लॉट बनता है, थक्का जब चोट लग जाती है, तो अगर कौन सी विटामिन की कमी होगी तो नहीं बनेगा? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो किस विटामिन की कमी से रक्त जमने में समस्या होती है? तो वो विटामिन के की अगर कमी है साथियों, तो जो रक्त का यानी जो ब्लड क्लॉट बनता है चोट लगने पे, वो कम बनता है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, विटामिन के, ये आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। पौधे का कौन सा भाग श्वसन भी करता है और प्रकाश संश्लेषण भी? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती, और ऑप्शन डी बीज। तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन भी करता है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है? तो वो होता है साथियों आपका पत्ती। जो लीफ होती है पौधे की, वो क्या करती है, वो श्वसन भी करती है, और क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण में वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या करती है, वाष्प यानी कि जो जल का वो रिलीज भी करती है और श्वसन भी करती है। तो आपका जो पत्ती है ऐसा पौधे का भाग है जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20। किस घटना के कारण मछलियां जल में मर जाती हैं जब जल में अत्यधिक शैवाल वृद्धि हो जाती है? तो ऑप्शन ए यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अवसादन, और ऑप्शन डी अपक्षय। तो किस घटना के कारण मछलियां जल में मर जाती हैं साथियों? जब जल में अत्यधिक शैवाल वृद्धि हो जाती है।
तो वो साथियों क्रिया कहलाती है यूट्रोफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही जवाब। यूट्रोफिकेशन की मात्रा जब होती है, क्रिया होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो शैवाल होते हैं वो बहुत ज़्यादातर वो क्या करते हैं, तो जल की ऑक्सीजन का अत्यधिक दोहन करते हैं, तो जिससे क्या होता है जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो उसमें क्या होते हैं मछलियाँ क्या हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। तो ये क्रिया किस दौरान होती है? तो यूट्रोफिकेशन के। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर मात्रा किसे क्या कहते हैं उसे? तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर मात्रा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी आवेग और ऑप्शन डी संचरण। तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर मात्रा क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों आवेग। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22, पौधों में जड़ दाब किस कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी अंकुरण। तो पौधों में जड़ दाब किस कारण उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। तो जड़ दाब यानी कि ये क्या कौन सी क्रिया होती है? तो जब जड़ों में दाब पड़ता है यानी कि जो आपका जल का है ऊपर खिंचाव होता है उसके बारे में पूछा है। तो जल का जो खिंचाव होता है वो कौन सी क्रिया के तहत होता है साथियों? ये तो सक्रिय परिवहन, जब क्या होता है आपका सक्रिय परिवहन होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? जड़ दाब किस कारण उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सक्रिय परिवहन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 23, किस प्रकार का दर्पण वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी समांतर दर्पण। तो साथियों जो पीछे के दृश्य देखने के लिए वाहनों में मिरर का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? आपका उत्तल दर्पण होता है। उसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 24, निम्न में कौन सी ध्वनि आधारित तकनीक पानी के भीतर वस्तुओं का पता लगाती है? ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी राडार, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी एक्सरे। तो निम्न में कौन सी ध्वनि आधारित तकनीक पानी के भीतर वस्तुओं का पता लगाती है? तो कौन सी तकनीक होती है? तो ये होती है सोनार तकनीक। ज़्यादातर जो आपकी सबमरीन्स या जो आपके बड़े बड़े शिप होते हैं उनमें ये तकनीक होती है, जो आगे देखते हैं कि कोई चट्टान तो नहीं टकराने वाली, या अगर कोई चीज़ पानी के अंदर खोजनी है तो इसी सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से तरंगे छोड़ते हैं, अगर कोई चीज़ सामने होती है तो उसे टकरा कर वापस आ जाती हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई वस्तु है। तो इसका ध्वनि कौन सी ध्वनि आधारित तकनीक पानी के भीतर वस्तुओं को पता लगाती है? तो ऑप्शन ए सोनार। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 25, रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन ए दर्पण बनाने में, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा उत्पादन में और ऑप्शन सी कागज उद्योग में और ऑप्शन डी मिट्टी परीक्षण में। तो रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग किस में किया जाता है ये आपको बताना है। तो किस में किया जाता है साथियों? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में ही रेडियोधर्मी तत्वों का, जैसे यूरेनियम 235, ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, वनस्पति में भोजन का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी क्लोरेनेनकाइमा, ऑप्शन डी स्क्लेरेनकाइमा। तो वनस्पति में भोजन का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? तो याद रखिएगा भोजन इंग्लिश में कहते हैं साथियों फूड, और फूड से याद रखिएगा फ्लोएम। तो किसके माध्यम से होता है? आपका फ्लोएम से होता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा हमेशा फ्लोएम, यानी भोजन के बारे में बात की जाए, फूड के बारे में बात की जाए तो फ्लोएम, और जल यानी कि जल से जाइलम, यानी कि जल के बारे में, जल परिवहन के बारे में बात की जाए तो हमेशा आप जाइलम टिक करिएगा। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा ट्रिक से भी याद रखिएगा, जल से जाइलम और फूड से फ्लोएम। तो अगर भोजन की बात की जाए तो फ्लोएम हो जाएगा और जल की बात की जाए तो जाइलम। यहाँ भोजन का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 27, किस प्रक्रिया में द्रव से ठोस बनता है बिना द्रव अवस्था से गुजरे? तो ये आपको बताना है, यानी कि किस प्रक्रिया में जो द्रव है वो ठोस बनता है लेकिन बिना द्रव अवस्था से गुजरे, ये आपको बताना। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी निक्षेपण, ऑप्शन सी वाष्पीकरण और ऑप्शन डी संघनन। तो किस प्रक्रिया में द्रव से ठोस बनता है बिना द्रव अवस्था से गुजरे? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, उस क्रिया को कहते हैं निक्षेपण। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है साथियों, और कभी भी अगर आप डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे आप जानते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ये आपको तो याद ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा द्रव से ठोस बनना, वो भी बिना द्रव अवस्था से गुजरे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28, मनुष्य के शरीर में
होम्योस्टैसिस बनाए रखने में प्रमुख भूमिका किस तंत्र की होती है? ऑप्शन ए अंतःस्रावी तंत्र, ऑप्शन बी पाचन तंत्र, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र और ऑप्शन डी रक्त परिसंचरण तंत्र। तो होम्योस्टैटिस क्या होती है साथियों? एक जैसा टेम्परेचर यानी कि बॉडी का बनाए रखना, उसे कहते हैं होम्योस्टैटिस। तो मनुष्य के शरीर में होम्योस्टैटिस बनाए रखने में मुख्यतः भूमिका किस तंत्र की होती है? तो अंतःस्रावी जो तंत्र होते हैं, जैसे हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो होती हैं, जैसे कि हमारी पसीने की ग्रंथियाँ होंगी, वो क्या करती हैं? हमारा टेम्परेचर बॉडी का बनाए रखती हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में होम्योस्टैटिस बनाए रखने में मुख्य भूमिका किस तंत्र की होती है? तो ये होती है आपकी अंतःस्रावी तंत्र की। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 29। किस प्रकार की कोशिकाएं रोगों से लड़ने में प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो किस प्रकार की कोशिकाएं जो साथियों हैं वो आपकी रोगों से लड़ने में प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो वो आपकी होती है श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और इंग्लिश में कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं हिंदी में कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जो आपकी रोगों से लड़ने में प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा, वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा। साथियों एक प्रश्न और रह गया, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम के स्तर के प्रश्न हैं वो मैं प्रयास करता हूँ आपके लिए बनाऊँ, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकें और आप 100% सफलता प्राप्त कर सकें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें। साथियों आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 30। किस प्रक्रिया में पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी अंकुरण। तो किस प्रक्रिया में पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया के तहत होता है? तो साथियों फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास जो हमने समान विज्ञान के अंतर्गत किया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।